जो ई कॉमर्स मार्केट है 2024 के अंदर ये थी 18.77 ट्रिलियन डॉलर की और 2034 तक ये मार्केट 75.12 ट्रिलियन डॉलर तक ग्रो करेगी। ये तकरीबन ट्रिपल ग्रोथ है, ट्रिपल से भी थोड़ी सी ऊपर है। और ये है ऑब्वियसली हमारी 10 साल की प्रोजेक्शन। लेकिन हम देखते हैं कि 2024 और 2025 के अंदर कितना फ़र्क है। जैसा कि मैंने बोला कि 2024 के अंदर जो है ये है 18.77 ट्रिलियन डॉलर। 2025 के अंदर ये मार्केट जो है वो 21.62 ट्रिलियन डॉलर तक ग्रो करेगी। तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो ग्रोथ है एक साल के अंदर। ऑब्वियसली बहुत बड़े नंबर हैं, मैं कोई इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और मैं ये भी अज्यूम नहीं कर रहा कि आपको इन नंबरों की कोई समझ आ रही है। तो मकसद क्या है ये सारा कुछ बताने का, वीडियो का मकसद क्या है? स्पेशली वो बंदे जो कि एक एस्टेब्लिश ई कॉमर्स सेलर्स हैं या वो बंदे जो कि ई कॉमर्स बिजनेस 2025 के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये वो वीडियो बड़े गौर से देखें। उसकी वजह ये है कि 2025 के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बड़ी मैसिवली इंप्रूव होने जा रही हैं और इस वीडियो को मैं 5 से 6 डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करके आपको ये समझाना चाहूंगा कि आप मार्केट में अपने आप को किस तरह पोजीशन करें कि हम इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट और बहुत ज्यादा मुनाफा पैसे कमा सकें एट द एंड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंपटीशन, ठीक है। दूसरी बात मैं ये करूंगा कि प्लेटफॉर्म्स के अंदर जैसे कि ईबे है, अमेज़न है, शॉपिफाई है, विंटेड है, इनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तीसरी मैं बात करूंगा टैरिफ्स जो चाइना के ऊपर यूएस इंपोज करने वाला है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो कि मैसिवली इंपैक्ट करेगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री को। चौथे नंबर पे मैं ये बात करूंगा कि मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमारे ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। मार्केटिंग में बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं और हमारी जो कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मतलब है। इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आने वाला है 2025 के अंदर। और पांचवी बात, मैं पेमेंट प्रोसेसिंग के ऊपर बात करूंगा कि जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसके ऊपर हम पेमेंट प्रोसेसर्स को यूज करते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा मैसिव चेंजेस आ रहा है। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरह मार्केट रिएक्ट करने वाली है 2025 के अंदर और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में, हम इससे कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट में कंपटीशन की। जब भी हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो यूएस की मार्केट जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। हर बंदा जो है वो यूएस की मार्केट को टारगेट करना चाहता है। इसकी वजह से यूएस मार्केट जो है वो इतनी ही कंपेटिटिव है। लेकिन स्पेशली जब हम यूरोप की मार्केट को देखते हैं तो 2020 से लेके 2025 तक यूरोप की मार्केट जो है वो 42% इंप्रूव हुई है। तो यूरोप की मार्केट बहुत मैसिवली ग्रो कर रही है। दूसरी जो बहुत बड़ी मार्केट है जो 51% ग्रोथ के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव कर रही है, वो है हमारी एशिया की मार्केट। हमारी लोकल एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस मार्केट के अंदर ई कॉमर्स की ग्रोथ 51% है ये पिछले 5 साल के अंदर। ये चीजें बड़ी मैसिवली ऊपर जा रही हैं। जहां पे चीजें जो हैं वो 18.77 ट्रिलियन से हमारी चीजें जंप करेंगी 75.12 ट्रिलियन तक, ये बहुत बड़ी ग्रोथ है। तो इसमें मार्केट में कंपटीशन तो क्रिएट होगा, लेकिन इस कंपटीशन का फायदा जो है वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को होगा। हमारे जैसे सेलर हैं जो हम ईबे पे, अमेज़न पे, शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने वाले हैं। ये चीज़ें मैं आपको आगे जाके फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आएगी, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह जो है वो मार्केटिंग के अंदर चीज़ें बड़ी मैसिवली चेंज होने वाली हैं। मार्केट थोड़ा सा मैं आपको इशारा देता हूँ, आगे जाके मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मार्केटिंग में चीज़ें चेंज होने की वजह से हमारे स्मॉल बिजनेसेस को क्या फ़ायदा हो रहा है। आप टिकटॉक शॉप की मिसाल ले लें। टिकटॉक के ऊपर लोग लाइव जाके अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जो मार्केट के अंदर कस्टमर और कंज्यूमर बैठा हुआ है ना, वो अपने सेलर के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन चाहता है। जो बड़े जॉइंट हैं, जैसा कि मार्केट के अंदर वॉलमार्ट बैठा हुआ है या मार्केट के अंदर यूके के अंदर
जेडी स्पोर्ट्स है या टेस्को या इस तरह के जो बड़े रिटेलर जाइंट्स हैं, ये उस तरह की चीज जो है वो ऑफर नहीं कर सकते। तो मार्केट के अंदर मैसिव ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उस ग्रोथ का फायदा जो है वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को होगा 2025 के अंदर। मैंने आपको थोड़ा सा इशारा दिया, लेकिन जिस पॉइंट के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट किस तरह चेंज हो रही है और हमें अपने आप को किस तरह पोजीशन करना है, उसके अंदर आपको चीज़ की सही तरीके से समझ आएगी। लेकिन अभी आप इससे इतना समझ लें कि बिकॉज मार्केट मैसिवली इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो इस ग्रोथ की बड़ी वजह ये है कि जिन लोगों को पहले ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आती थी, कोविड के बाद उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग बची है। और इस ग्रोथ ने एक बहुत बड़े तरीके से इसमें एक्सेलेरेशन आई है। तो ये हमारे स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक बड़ी न्यूज़ है 2025 के अंदर। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म्स की। प्लेटफॉर्म वो जिन प्लेटफॉर्म्स पे हमें सेल करना है, जिसके अंदर अमेज़ॉन है, ईबे है, विंटेड है, जिसके अंदर एटसी है, जिसके अंदर टिकटॉक शॉप है। तो 2025 के अंदर और इवन 2025 के बाद भी जो मार्केट में सबसे बड़ा जॉइंट है और पिछले 5 साल से है और आगे भी रहेगा, वो है अमेज़ॉन। और उसकी सबसे बड़ी वजह अमेज़ॉन ने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह डेवलप किया हुआ है कि वो कस्टमर को 1 डे डिलीवरी विद इन 24 आवर, अगर यहाँ पे यूके में रात को 10 बजे कोई चीज़ ऑर्डर करता हूँ तो सुबह 3-4 बजे से पहले वो चीज़ मेरे पास पहुंची होती है। तो लेस देन 24 आवर, मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन 12 आवर वो चीज़ों को अपने लोकल फुलफिलमेंट सेंटर से उठा के कस्टमर को डिलीवर कर पाते हैं। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर टिकटॉक शॉप भी बनाने की कोशिश कर रहा है। टिकटॉक शॉप के अंदर एक सबसे बड़ा प्रो ये है कि टिकटॉक जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लोग नॉर्मली टिकटॉक के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं और ज़्यादातर लोग जो चीज़ें ऑनलाइन बाय करते हैं वो अपनी बोरियत की वजह से बाय करते हैं। वो ऑलरेडी टिकटॉक पे होते हैं, कोई लाइव स्ट्रीम उनके सामने आती है जिससे लोग उनको चीज़ें शोकेस कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो चीज़ को बाय कर लेते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला टिकटॉक के ऊपर ये आ रहा है कि टिकटॉक का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जिससे वो फास्ट डिलीवरी अमेज़ॉन की तरह ऑफर कर सकें। और इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने में सदियां नहीं, मतलब 10 से 15 साल तक लगते हैं, डेकेड्स लगते हैं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। टिकटॉक यूके के अंदर ये कोशिश कर रहा है कि इस तरह वो जो है वो फुलफिलमेंट सेंटर लोकल बना ले, लेकिन ऑब्वियसली इसको बनाने में, चीज़ों को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे बड़ा जॉइंट जो है वो अमेज़ॉन रहेगा। अमेज़ॉन अभी ये कर रहा है कि अमेज़ॉन अपने प्लेटफॉर्म के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग को लाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे इन्फ्लुएंसर अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ऐसा ऑलरेडी यूएस मार्केट में हो रहा है। वहां पे टिकटॉक की तरह वो प्रोडक्ट को शोकेस करना स्टार्ट करेंगे। इससे भी एट द एंड स्मॉल बिजनेसेस को फायदा हो रहा है। ईबे अभी इस पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है कि ईबे को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है विंटेड ने। विंटेड का ये हुआ है कि विंटेड नॉर्मली क्लोथिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है और यूज्ड आइटम के ऊपर ज्यादा फोकस है। ईबे पे जो मेजॉरिटी चीजें सेल हो रही हैं वो है हमारी न्यू चीजें। यूज्ड सेलर जो यूज्ड चीजें सेल कर रहे हैं वो भी काफी हैं, लेकिन मेजॉरिटी चीजें जो हैं वो नई सेल हो रही हैं। और ईबे ने अपनी अप्रोच अभी भी स्मॉल बिजनेसेस को दी हुई है बड़ी अच्छे तरीके से। और विंटेड के साथ कंपीट करने के लिए उन्होंने प्राइवेट सेलर के लिए फी भी बिल्कुल जीरो कर दी है। तो ईबे ने एज अ बैरियर टू एंट्री की जब हम बात करते हैं कि बिजनेस किसके ऊपर जो है वो इजीली स्टार्ट किया जा सकता है लेस इन्वेस्टमेंट की वजह से, और वो प्लेटफॉर्म जो अभी स्मॉल बिजनेसेस को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है 2025 के अंदर, वही ईबे ही रहेगा। क्योंकि अमेज़ॉन का बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, लेकिन ब्रांड जैसा कि एप्पल है, जैसा कि सैमसंग है, अगर मैंने मोबाइल फोन एंड एक्सेसरी अमेज़ॉन के ऊपर सेल करनी है तो मैं डायरेक्टली उनके साथ कंपीट भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुद अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहे हैं। ईबे ने अपनी रेपुटेशन जो है वो बना के रखी हुई है। पिछले कुछ सालों में ईबे ज़्यादा अपने इंटरफेस को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन अभी 2024 के अंदर उन्होंने अपने इंटरफेस को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है। उसके अंदर वो AI लेके आए हैं, उसके अंदर वो नई मार्केटिंग की चीज़ें लेके आए हैं, उन्होंने एक डिज़ाइन को जो है वो ओवरऑल इम्प्रूव किया है।
तो बैरियर टू एंट्री के हिसाब से eBay एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा 2025 के अंदर। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ जो अभी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, और स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग को सही तरीके से कर सकते हैं, लाइव जाके अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं, उनके लिए टिकटॉक शॉप जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा 2025 के अंदर। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझनी है। बाकी चीज़ें हैं हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट, शॉपिफाई स्टोर, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ये बताता हूँ कि मार्केटिंग ओवरऑल जो है वो कैसे चेंज हो रही है, तो फिर हमें शॉपिफाई के बारे में सही तरीके से समझ आई। तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा 2025 के अंदर, और ये थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, वो है चाइना के ऊपर यूएस के टैरिफ। यूएस जो है वो चाइना के ऊपर टैरिफ्स लगाने लगा है कि अगर आप कोई चीज़ चाइना से यूएस भिजवा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो पे करना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली अपना प्रेसिडेंशियल ओथ ले लेगा 2025 के अंदर, और उसके मैनिफेस्टो में यही है कि उसने जो दूसरी कंट्रीज हैं उसके ऊपर टैरिफ्स लगाने के लोकल प्रोडक्शन को जो है वो इनकरेज किया जाए। लेकिन देखें कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो कि पेपर के ऊपर तो बिल्कुल आपको ठीक लगती हैं, लेकिन जब आप उनको प्रैक्टिकली रियल लाइफ सिनेरियो में करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी एप्पल अपनी प्रोडक्शन जो है वो चाइना में कर रहा है, एप्पल अपनी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कर रहा है। वहाँ पे लेबर की कॉस्ट जो है वो बहुत सस्ती है। इसकी वजह से आईफोन इवन दो हमारी एशिया की मार्केट के लिए स्टिल एक्सपेंसिव है, लेकिन यूएस और यूरोपियन कंज्यूमर के लिए उसकी कॉस्ट जो है वो बड़ी रीजनेबल है। लेकिन अगर यूएस अपनी प्रोडक्शन चाइना और इंडिया से उठा के अमेरिका के अंदर मूव करेगा तो वहां पे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से एप्पल को मजबूरन अपनी प्राइसेस बढ़ाना पड़ेंगी। अगर वो अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे तो वो कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएगा, और एप्पल इतनी बड़ी कंपनी जिसकी एक वर्थ कई मुल्कों को कंबाइन करके उससे ज़्यादा है, यूएस की मार्केट जो है वो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज जिसमें एप्पल, टेस्ला, नवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये सारी की सारी कंपनीज हैं, इनके ऊपर हैविली रिलाई करती है। तो इन चीज़ों को रैपिडली चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। ऑन पेपर अमेरिका जितना चाइना के खिलाफ बोल ले या रशिया के खिलाफ बात कर रहे, मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर सियासी बयानात हैं। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर यूएस ने ऐसा किया तो हमारे जैसे सेलर जो चाइना से नॉर्मली चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को देखी दूसरे मुल्क भी इस तरह के काम जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो चाइना से चीज़ें मंगवाने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है। लेकिन अगेन मैंने कहा कि ये चीज़ें ज़्यादातर सियासी बयानात हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा इम्पैक्ट करेगा 2025 के अंदर। लेकिन इस चीज़ को भी हमने बड़े गौर से देखना है कि पॉलिसीज़ जो है वो किस तरफ जा रही। चौथे नंबर के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ जो हमने अडॉप्ट करनी है 2025 के अंदर वो ये है कि मार्केटिंग बहुत मेजर तरीके से चेंज हो रही है, और मार्केटिंग के अंदर कस्टमर की जो एक्विजिशन कॉस्ट है, हमने कस्टमर को एक्वायर कैसे करना है, वो भी बड़ी मैसिव तरीके से चेंज हो रही है 2025 के अंदर। नॉर्मली देखें अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो अगर आपने कस्टमर उसके ऊपर लेके आना है तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स वगैरह रन कर रहे हैं। जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं उनको पता है कि फेसबुक और गूगल एड के ऊपर जो कन्वर्जन है वो 3 से 4% से ज़्यादा नहीं आती। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत कम है। 3 से 4% कन्वर्जन रेट बहुत कम है। 2024 के ऊपर स्पेशली टिकटॉक और इंस्टाग्राम ने ये काम किया है कि इसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बहुत ऊपर लेके आया है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर में भी वन ऑफ पेमेंट के बदले या अफिलिएट कमीशन के बदले, फ़र्ज़ करें मैं सेलर हूँ, मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं वहाँ पे कॉस्मेटिक सेल कर रहा हूँ, मैं एक इंस्टाग्राम या टिकटॉक इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करता हूँ, उसे बोलता हूँ कि तुम मेरी प्रोडक्ट प्रमोट करो, सेल का 20% जो है वो तुम्हें मिलेगा। वहाँ पे अगर आप कन्वर्जन की कॉस्ट देखें ओवरऑल, तो ये एज कम्पेयर टू फेसबुक एड्स और एज कम्पेयर टू गूगल एड्स बहुत ज़्यादा है। 4 to 5% से तो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें लोगों ने रियलाइज़ की है, बिजनेस ने, कि मार्केटिंग जो है वो ओवरऑल हमें फेसबुक और गूगल से एड से इससे बाहर आना पड़ेगा। हमें जो है वो स्मॉल कम्युनिटीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जिसमें इन्फ्लुएंसर हैं। इसके साथ साथ जो पर्सनल ब्रांड्स हैं, पर्सनल ब्रांड जैसा कि अगर हम बड़ी मिसाल लें, मतलब मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, बीस्ट बर्गर,
आपको बाकी जो हर्शीज चॉकलेट और उसके अलावा प्राइम, ये मतलब बहुत बड़ी कंपनीज है अभी, तो ये बनी है पर्सनल ब्रांड की बेस के ऊपर। तो जो भी स्मॉल बिजनेस, जो भी ई कॉमर्स सेलर 2025 के अंदर मार्केट में आएगा, ट्रेडिशनल मेथड जैसा कि पीपीसी रन करना, ईबे पे एड्स रन करना, या फेसबुक पे एड्स रन करना, या गूगल एड्स पे रन करना, हमें थोड़ा सा इससे बाहर आना पड़ेगा। हमें जो है वो पर्सनल ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। लोग जो है वो आजकल प्रोडक्ट से ज़्यादा एक ब्रांड की स्टोरी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और इसी स्टोरी और इसी पर्सनल ब्रांड की बेस के ऊपर, जैसा कि यूके के अंदर ब्रांड है जिम शार्क, टोटल जो है वो पर्सनल ब्रांड की बेस के ऊपर बना हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। पेड मार्केटिंग से ज़्यादा ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग में हमें जो है वो कम्युनिटी फोकस ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो 1-on-1 इंटरेक्शन जो है वो चाहता है। तो उसकी वजह ही ये है कि प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। अमेज़ॉन भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को लाइव स्ट्रीम करने की ऑप्शन सून यूके के अंदर भी लॉन्च करने वाला है, और यूएस में ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही है। इसके अलावा जो अमेज़ॉन का एफिलिएट प्रोग्राम है उसके अंदर भी वो काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं 2025 के अंदर। तो हमें ये इन चीज़ों के बारे में अपने आप को एजुकेट करना है कि देखें, मार्केटिंग जो है वो ई कॉमर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमें साथ में ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काम ज़्यादा करना पड़ेगा कि हम कस्टमर को अपनी स्टोरी बता पाएँ कि हम ये प्रोडक्ट जो है वो क्यों सेल कर रहे हैं, हम कौन है। कस्टमर आपके बारे में जानना चाहता है, क्योंकि कस्टमर देखें जब एक बड़े ब्रांड से बाय करता है तो उसके अंदर थोड़ा सा रिबेलियन आ रही है। वो एक बड़ी कंपनीज को, स्पेशली यूरोप और अमेरिका के अंदर, ये बड़ी कंपनीज की सपोर्ट्स जो है वो बड़ी कम हो रही है। वो इनको एज अ सॉर्ट ऑफ मार्केट में मोनोपोली और मार्केट में सॉर्ट ऑफ जो है वो धांधली कंसिडर करते हैं। तो इसी पॉइंट को आगे लेके मैं आखिरी पॉइंट आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमने करना क्या है। आखिरी पॉइंट है हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग। तो पेमेंट प्रोसेसिंग के अंदर मेजर चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली हमारी यूरोप, एशिया और अमेरिका की मार्केट में। अभी पेमेंट प्रोसेसिंग में पेपाल, स्ट्राइप, वीजा और मास्टर कार्ड, ये एक बहुत बड़े नाम है। इनकी एक तो अवेलेबिलिटी हर जगह पे नहीं है, और यूएस कांग्रेस के अंदर रिसेंटली उन्होंने मास्टर कार्ड और वीजा के जो है वो सीईओ को बुलाया था, और उनसे ये सवालात किए कि देखें, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर है जो कि आपके कार्ड्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। बिजनेस जब भी कार्ड से पेमेंट लेता है उसका कट बिजनेस को, इन कंपनीज को देना पड़ता है। और अगर मिनिमम कट की भी हम बात करें तो ये जब भी हम वेबसाइट के ऊपर पेमेंट लेते हैं, पेपाल के थ्रू, इवन दो पेनियर के थ्रू, या हम लेते हैं स्ट्राइप के थ्रू, वीज़ा, मास्टर, किसी भी पेमेंट प्रोसेसेस के ऊपर, तो वो मिनिमम भी बात करें तो वो 3% कट तो हमसे ज़रूर लेते हैं। लेकिन देखें वीज़ा और मास्टर कार्ड का कंज्यूमर कितना ज़्यादा है। वीज़ा और मास्टर कार्ड तो हर बंदे की जेब में एक भी नहीं, दो 3 कार्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने ये सवाल किए कि देखें, ये पेमेंट प्रोसेसर जो हैं वो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। एक तो और ऑप्शंस नहीं है कंज्यूमर के पास, और इनकी हर कंट्री के अंदर एक्सेस नहीं है। तो फिर मार्केट के अंदर और पेमेंट प्रोसेस आना, इस चीज को इनकरेज किया जा रहा है ओवरऑल कि वीजा और मास्टर कार्ड की ये मोनोपोली जो है वो खत्म की जाए। तो इसका फायदा ये होता है कि देखें, अगर बिजनेस पेमेंट हैंडल करने की उसको कॉस्ट कम पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर को उतना ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो पेमेंट प्रोसेसिंग के हिसाब से मैं समझता हूँ कि 2025 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी इसके अंदर, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, ये सारी बातें होने के बावजूद, ये मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए कि 2025 में चीज़ें जो हैं वो कैसी चेंज हो रही हैं। हमने क्या करना है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बिजनेस जो है वो स्टार्ट नहीं किया, जैसा कि मैंने बताया कि 2025 के अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो नए बिजनेसेस हैं, प्लेटफॉर्म उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा ब्रांड है ना, वो कस्टमर के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं कर पाता, लेकिन जब एक छोटा बिजनेस है उस लेवल के ऊपर आप अपने कस्टमर के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन जो है वो कर सकते हैं, और कस्टमर यही चाह रहा है। इसी लेवरेज को हमने यूज़ करना है। तो अगर आपने 2025 के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें ये मार्केटिंग, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट बनाना, इसके साथ साथ हमने चीज़ों को किस तरीके से प्रमोट करना है,
ये चीज़ें हमारे लिए सीखना जो है उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अभी 2025 के अंदर। हमने अपने ब्रांड को आगे स्केल करना है। एक हद तक तो चीज़ें आप इसके बगैर कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल पे जाके ये चीज़ें साथ में आपको करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा स्लोली स्लोली। ये मार्केट के अंदर चीज़ें बहुत रैपिड तरीके से चेंज हो रही हैं। दूसरा, अगर आप एस्टेब्लिश बिजनेस हैं तो हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अगेन थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब जिस तरह अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो पीपीसी है, ईबे के ऊपर एड्स हैं, हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन, और प्लस इसके अलावा हमें जो है वो फोकस करना पड़ेगा अपना पर्सनल ब्रांड डेवलप करने के लिए। तो अगर इन चीज़ों को साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हैं तो हमारा हिसाब जो है वो नोकिया और कोडेक वाला नहीं होगा कि ये हम जो है वो बिल्कुल ही मार्केट से आउट ऑफ टच हो जाएं। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साथ में आपने लर्न करनी है। लेकिन सबसे जो बहुत मेजर चीज है, इस तरह के चेंजेस मार्केट में आते रहते हैं और बिजनेसेस जो है वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप वो हैं कि आप बस इन चीजों को सुन देते हैं और उसके बाद एक और वीडियो देखते हैं और फिर और वीडियो देखते हैं और आपने बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट करना ही नहीं है सिरे से, तो फिर तो ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप वो हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ई कॉमर्स के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये इस तरह की चीज़ है जिसको आप ग्रोथ कर सकते हैं, आपकी नस्लें बैठ के इसे खा सकती हैं, बजाय इसके कि आप जॉब करके मुश्किल से अपने बिल जो है वो पे करें। तो मैं ये इनकरेज करता हूँ कि आप जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें। आइडियली मैं समझता हूँ कि बैरियर टू एंट्री ईबे में अभी तक बहुत लो है। स्पेशली वो लोग जो यूके के अंदर रह के मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए अकाउंट क्रिएशन और बिजनेस स्टार्ट करना तो बिल्कुल मसला है ही नहीं। तो आप स्टार्ट करें, अपना प्लान बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को लर्न करके आगे बिजनेस को स्केल करें।